सहनावतु सहनौ भुनक्तुं सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वां सस्तनूभिर्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नान्तरिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति पाठ की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सिखाने वाले गुरु और सीखने वाले शिष्य दोनों के बीच में ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं रहता। इसलिए हमारे ऋषियों ने अपने ध्यान में इस बात की आवश्यकता अनुभूति की आवश्यकता हुई कि उनके बीच में एक रूपता लाने के लिए, चूंकि सीखने वाला अभी लर्नर है, बिगनर है, और सिखाने वाला परम वैदुष्य विद्वान है, इसलिए दोनों के बीच में सामंजस्य हो और वो इस तरीके से हो कि हम साथ साथ अध्ययन करें, ज्ञान प्राप्त करें, साथ साथ हम बलवान हों और हमारे बीच में किसी भी प्रकार की आपस में ईर्ष्या न हो। हम अपने कानों से सुने, हम अपने पैरों से चलें, हमारी आयु 100 वर्ष की हो और हम सदैव अच्छे अच्छे कल्याणकारी जो हमें कार्य करने चाहिए, कुर्वन्नेह कर्माणि करना चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हाँ राजीव जी। ठीक है भैया। थैंक यू थैंक यू। नीलिमा मैम। नीलिमा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शेयर स्क्रीन। सबसे पहले रमन सर को मेरा नमस्कार और सारे पैनल मेंबर्स और हमारे शाश्वत योग सभा के सारे मेंबर्स को मेरा हृदय से नमस्कार। रमन सर को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इस शाश्वत योग सभा के नॉलेज शेयरिंग मंच पर आमंत्रित किया। थैंक यू सर। आई एम डॉक्टर नीलिमा राज, practicing physician, applying yoga in my practices. And today's topic is a yogic approach in management of asthma. हम सभी श्वास लेते हैं, हर पल डे एंड नाइट सांस लेते हैं। क्या हमने कभी काउंट किया है हम एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? It is about 20,000 times in a day. But we are not aware of it because it is effortless and spontaneous. Just think, जरा सोचिए, अगर 2 मिनट के लिए भी हमें एफर्ट लगाकर सांस लेनी पड़ जाए या 2 मिनट के लिए भी सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो कितना मुश्किल वाला पल होगा। This is what happens in patients of asthma during attack. तो बिफोर गोइंग टू मैनेजमेंट, थोड़ा सा अस्थमा के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज हम लोग ले लें।
next slide. This is diagram of respiratory tract. It starts from nostril. This is nasal passage, nasopharynx. This is trachea. This is the bronchus, bronchi, and bronchioles. It divides into multiple thin tubules, and these tubules ends in a alveoli, a sac that is alveoli, where gaseous exchange takes place. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यहीं से एब्जॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से बाहर आता है और जिसे हम श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और एक श्वसन प्रक्रिया हम देख लें, कैसे हम सांस लेते हैं और कैसे अंदर का हमारा पूरा चेस्ट जो सिस्टम वर्क करता है। जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी हमारी एक्सपैंड हो जाती है और डायफ्राम नीचे जाता है और ये लंग को बिग स्पेस देता है। द लंग एक्सपैंड हो जाती है, हम इनहेल करते हैं और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन चेस्ट कैविटी फिर से वापस अपने प्लेस पे आ जाती है, अपने नॉर्मल जगह पे आ जाती है और डायफ्राम फिर से ऊपर चला जाता है। और ये जो पार्ट है हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, यही अफेक्टेड होता है अस्थमा में, जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ये सब इन अस्थमैटिक पेशेंट्स। Let us see what is asthma. Asthma, it is a chronic inflammatory disorder associated with airway hyperresponsiveness, chest tightness and coughing, associated with widespread but variable airflow obstruction within the lung that is often reversible either spontaneously or with treatment. अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, chest tightness, coughing, wheezing, disturbed sleep due to breathing, coughing and wheezing. ये है हमारा कट सेक्शन, जो ब्रोंकियल जो नलियां होती हैं सांस की, उसका जो कट सेक्शन है, ये नॉर्मल पर्सन का कट सेक्शन ये है। और जब अस्थमैटिक पेशेंट्स के थोड़े नैरो हो जाते हैं, ये सब जो सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाती है चारों तरफ से, और ड्यूरिंग अटैक ये और भी नैरो हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होती है। ये देखें, ये अस्थमैटिक अटैक जो है कैसे एग्रीवेट होती है। कुछ तो एलर्जेंस होते हैं, पॉलन, फंगस, माइट्स, डस्ट, डैंडर्स, इंसेक्ट, बहुत एलर्जन कोई भी हो सकता है, कोई फूड आइटम, कोई मेडिसिन। कभी कभी एक्सरसाइज से भी एग्रीवेट हो जाती है, कभी इमोशनल जो एक्सेसिव जो एक्सप्रेशंस होता है, एक्सेसिव क्राइम, लाफिंग, इससे भी एग्रीवेट हो जाती है कभी कभी। और एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अस्थमैटिक अटैक्स। तो डायग्नोसिस तो ऐसे बनता है अस्थमा का कि साइन, सिम्टम और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या है, कैसे एग्रीवेट हो रहा है, इनको देखते हुए और इनका एक लंग फंक्शन टेस्ट होता है। तो ये सब चीजें देखते हुए अस्थमा की डायग्नोसिस बनती है। और फार्माकोथेरेपी में अस्थमा को मैनेजमेंट एक शॉर्ट में थोड़ा मैं ये बता दूं कि सबसे पहले हमारा जो रिस्क फैक्टर है, क्या से अस्थमा प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये पहले आइडेंटिफाई करना होता है। कई बार पेशेंट खुद ही बता देते हैं मुझे इस चीज से, एक्सपोजर से अटैक हो जाता है, तो उसके एक्सपोजर को रिड्यूस करना होता है अगर पॉसिबल हो तो। कई बार कई चीजों एक्सपोजर पॉसिबल होती भी नहीं है। फिर मेडिकेशंस में आता है, एक तो कंट्रोलर मेडिकेशन होती है और दूसरा रिलीवर। कंट्रोलर लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं पेशेंट को, जो लंबे समय के लिए वो खाते रहते हैं ताकि अटैक ना हो जाए, इसकी सूजन बढ़ती ना जाए, कम रहे बनी। और हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो कम हो रहा है, हाइपर जो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कम होकर सबसाइड होती रहे इसमें। ये कंट्रोलर मेडिकेशन देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और एक रिलीवर मेडिकेशन जो है, जब एक्यूट अटैक हो ही जाता है तो उसको रिलीव करने के लिए इमीडिएटली दी जाती है, क्योंकि अस्थमा में मेन
इसमें ये देखते हैं कि कैसे मेडिकेशन इन्हें दी जाए ताकि इनके सिम्टम्स मैक्सिमम कंट्रोल रहें, क्योंकि इसका क्योर नहीं है और अनटिल अनलेस ये अपने आप कभी आगे जाके अपने आप ही क्योर हो जाए, और ताकि डेली एक्टिविटी ठीक से कर सके, नाइट में ठीक से सो सके, बार बार कफिंग और व्हीजिंग ना हो। और ये यूजुअली जो मेडिकेशन है आजकल इनहेलेशन फॉर्म में दी जाती है। ये सब है इनहेलर्स, इनहेलर है रोटा हेलर से। अब देखेंगे अपार्ट फ्रॉम फार्माकोथेरेपी, diet, lifestyle and yogic approach play a very important in management of asthma. ये अभी इस पे कई सारे रिसर्च में है जिसने शो किया है कि कैसे डाइट, लाइफस्टाइल और जो योग है कैसे हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ये कैसे एसोसिएटेड होते हैं या इनसे कैसे बेनिफिट मिलता है। अगर जैसी होती है उसके हिसाब से हमारा हेल्थ रहता है। लेकिन ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसका जिक्र हमारे आयुर्वेद और भगवत गीता में भी है, डाइट, लाइफस्टाइल और योग के बारे में। भगवत गीता में तो एक इस प्रकार से भी है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भगवती दुःखः। मतलब अगर हम युक्त आहार लेते हैं, व्यवहार ठीक होता है, युक्त चेष्टा करते हैं अपने कर्मों के लिए, और जो सोने उठने का जो समय हमारा नियमित होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का योग से दुखों का नाश होता है। योग उनके लिए दुख हरणी बनकर आती है। तो युक्त आहार से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, इसका भी भगवद गीता ने बहुत सुंदर बताया है। जो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन, आहार कैसा होना चाहिए जिससे हमारा आरोग्य, आयु, सत्व, बल और सुख और प्रीति का विवर्धन हो। ये कई सारे रिसर्च में है। एक यहाँ मैं शो कर रही हूँ जिसमें दिखाया है जो इस तरह के आहार लेते हैं, फ्रेशली कुक्ड, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, ये सब लेते हैं, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब लेते हैं, दे आर लेस एसोसिएटेड विथ अस्थमा। और जो ऐसे हार, ये जो है इसका भी बहुत सुंदर गीता में कहा गया है। जो कट, अम्ल, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिन, ये राजसिक और तामसिक फूड में ये सब काउंट होते हैं, जिसको अभी भी अब देखा गया है कि ये सब ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं अस्थमा से, इस तरह के फूड लेने वाले लोग। तो ये सब है फ्राइड, टिन्ड, कैंड, हाई सॉल्टेड, हाई शुगरेटेड, प्रिजर्व फूड, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। ये है डाइटरी पैटर्न एंड अस्थमा इन इंडिया, ये रिसर्च हुई थी। और इस तरह के फूड लेने से और लाइफस्टाइल, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जब लेस हो जाती हैं तो ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं मोस्टली। और जो ओबेसिटी है, ये एक रिसर्च भी हुई है, इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन अस्थमा इन इंडियन पॉपुलेशन। ये लोग ज्यादा अस्थमा इनमें पाए गए हैं, इनमें देखे गए हैं। और एक बार इनमें अस्थमा हो जाती है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज दे रिक्वायर्स हाई डोजेस ऑफ ड्रग्स टू कंट्रोल। और ये ज्यादा क्रोनिक की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि क्रोनिक को हमेशा प्रिवेंट इसलिए करना होता है कि ये दवा से बहुत ही हाई डोजेस, और कई बार जब फिक्स हो जाती है तो वो दवा से डायलेट नहीं होता है हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज, इसलिए क्रोनिसिटी की तरफ जाने के लिए हमेशा अवॉइड करने का होता है। अब देखिए एक बार लाइफ स्टाइल की तरफ। हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सुंदर इसका जिक्र है दिनचर्या, ऋतुचर्या के रूप में। अगर हम करेक्ट दिनचर्या फॉलो करते हैं, जैसे अर्ली सुबह मॉर्निंग में उठना, सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो और भी अच्छा है।
और फूड टाइम पर लेना, जैसे ब्रेकफास्ट जो है हमें सुबह ही लेना चाहिए, करीब 10 बजे के पहले लेना चाहिए, 7 से 10 बजे तक लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो आयुर्वेद में तो कहते हैं इस समय जठराग्नि ज़्यादा होती है, पाच्य शक्ति हमारी ज़्यादा होती है, और साइंटिफिक टर्म में इस समय एसिड सिक्रीशन जो है, जो गैस्ट्रिक जूसेस का जो सिक्रीशन होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इस समय जो पूरा होल डे आपको जो मील लेना है उसका जो मेजर पार्ट है दैट शुड बी टेकन इन ब्रेकफास्ट, so that it is easily digested, absorbed and provides energy for whole day. और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, और दोपहर का खाना भी हमें टाइम पे लेना चाहिए, लेट से नहीं लेना चाहिए। और जो डिनर है इसके बारे में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, जो आजकल लाइफ स्टाइल में बहुत फॉलो नहीं कर रहे हैं कई लोग। तो डिनर हमें 6 to 7:30 के बीच ले लेना चाहिए, यानी कम से कम 3 या 4 घंटे सोने के पहले। और रात का फूड लाइट और मोस्टली लिक्विड होना चाहिए। और ऐसे देखा गया साइंटिफिकली कि जो हेवी फूड, ऑयली फूड, हेवी स्पाइसी खाकर रात में इमीडिएटली सो जाते हैं लोग, तो ऐसे में क्योंकि रात को हमारी जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो फंक्शन है, ये बहुत ही स्लो वर्क करता है, और भी कई सारे फंक्शन जो हमारे बॉडी के हैं स्लो वर्क करती है। तो डाइजेशन बहुत देर से होता है, धीरे धीरे होता रहता है, बहुत देर तक जो फूड है वो स्टोमक में ही पड़ा होता है। तो ये जो फूड है लाइंग डाउन पोजीशन में जब हम सो जाते हैं तो इट एक्सर्ट्स प्रेशर ओवर डायफ्राम। तो डायफ्राम में जब प्रेशर होती है तो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, सांस लेने में दिक्कत, अनईजी होता है सोना। कभी आपने भी ऐसा लिया होगा तो कभी फील हुआ होगा कि जब हेवी फूड खा के रात में सो जाते हैं, और रात में जो एसिड जो सिक्रीट होते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये कभी कभी रिगर्जिटेट होकर ये इसोफेगस में या ट्रैकिया की तरफ चले आते हैं, और इससे ब्रोंकियल अस्थमा वालों को अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाती है। और sometimes food particles also comes with acid, and this go into respiratory passage and blocks and causes acute respiratory distress. So केवल अस्थमैटिक को भी नहीं, किसी को भी इतना हेवी फूड खा के नहीं सोना चाहिए। और लाइफस्टाइल में हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और स्ट्रेस हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इमोशनल अपसेट्स को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। एंड लेट अस कम टू योग। अच्छा, ये है ये सब कुछ स्टडीज भी हैं जिसमें देखा गया है लाइफस्टाइल फैक्टर एंड अस्थमा इन इंडिया, इसका क्या इफेक्ट होता है अस्थमैटिक्स के ऊपर। जो जिनकी टीवी की वॉचिंग और ये मोबाइल गेमिंग और ज़्यादा है, इंक्रीज स्लीपिंग आवर्स है, डिक्रीज स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या एक्सरसाइज बहुत ही कम है, they have been seen to be more associated with asthma. And come to yoga. हम सभी जानते हैं, according to महर्षि पतंजलि, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, it stops mental modifications. And according to Bhagavad Gita, samatvam yoga uchyate, means to be equal in all situations, in all ups and downs. इससे वैसे भी कई सारे स्ट्रेस ऐसे ही चले जाएंगे। कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जो अस्थमा में बहुत ही बेनिफिशियल है, अस्थमा पेशेंट्स के लिए। फर्स्ट, सबसे पहले इनका पोस्चरल करेक्शन कराते हैं, क्योंकि अस्थमैटिक पेशेंट जो होते हैं यूजुअली दे एक्वायर्स अ पोस्चर shrunken shoulder and slightly bent forward because they find it easy for cuffing. तो कभी कभी ये पोस्चर है
हमेशा ऐसी परमानेंट रह जाती है, हमेशा ही ऐसी इस तरह से हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे उनके नेक और शोल्डर और बैक में एक अकड़न हो जाती है, एक रिजिडिटी हो जाती है, जिससे उनको परसिस्टेंटली पेन भी होना शुरू हो जाता है। और इस पोस्चर से जो लंग के लिए जो स्पेस है वो कम होता है एक्सपेंशन के लिए, तो इससे भी और फर्दर ब्रीदिंग में ये रुकावट डालती है ये पोस्चर। तो पोस्चरल करेक्शन होता है कि दीवार के साथ लग के खड़े हो जाए, देखें हम कितना झुके हैं, कंधे कैसे हैं, उसको 2-3 बार देख लिए दिन भर में, और उसको सेल्फ भी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम षटकर्मा, इसमें सूत्रवेदी, जलवेदी और कपालभाति है। ये एक क्लींजिंग प्रोसेस है which reduces hypersensitivity of air passages by modifying conditioned reflex, means जो हमारे एयर पैसेज की जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इस पे भी रिसर्च हुए हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है उसे कम करता है, क्योंकि जो अटैक प्रेसिपिटेट करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज ये भी है कि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जिस चीज से दूसरों को छींके नहीं आ रही, खांसी नहीं हो रही है, उससे उन्हें हो रही है, तो ये है हाइपर सेंसिटिविटी, तो ये इसे कम करता है। और जितने भी कफ होते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं, जमावट होती है, वो सब इससे क्लियर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल एक है। नेक्स्ट यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, उच्चारण स्तर तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, भुजबली शक्ति विकासक क्रिया, शोल्डर चालन क्रिया, वक्ष स्थल विकासक क्रिया, ये सब है मेनली। ये सब इनको देखते हुए क्या गया है कि जो नेक रीजन में और जो कंधे के रीजन में, बैक रीजन में जो अकड़न हो जाती है, ये इसको लूजनिंग करता है, इसको टाइटनेस को ठीक करता है। नेक्स्ट यौगिक डीप ब्रीदिंग, इनको डीप ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं ताकि जो लंग फुल्ली एक्सपैंड हो सके और चेस्ट कैविटी भी इसकी फुल्ली एक्सपैंड हो सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर ऑक्सीजनेशन हो और ज्यादा से ज्यादा ये एक्सहेल कर पाए। और योगासना में कुछ है, योगासना ये आगे देखेंगे इसे क्या क्या आसन है, प्राणायाम है, योग निद्रा एंड मेडिटेशंस। ये है पोस्चरल करेक्शन, ऐसे कर सकते हैं, अपने आप वॉल के साथ लग के देख सकते हैं। फिर ये नेक एक्सरसाइजेज हैं, नेक रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस, देन और सभी के डायग्राम नहीं है। कुछ योगासना है, ये ताड़ासन, ताड़ासन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। ये है, एक तो चेस्ट कैविटी को हमारे एक्सपैंड कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली एंड प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर लंग, एंड एक पोस्चरल करेक्शन भी इससे होता है ताड़ासना से। तो ये सब चीजें साथ साथ में करेंगे। ऐसे बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैं मेंशन कर रही हूँ। और जो आसन और जो भी प्रैक्टिसेस हैं यौगिक, ये मैं बताना चाहूंगी, हमेशा किसी योगाचार्य या योग टीचर के मार्गदर्शन में ही करें, एक बार सीख लें और फिर करें ये प्रैक्टिसेस, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है कटी चक्रासन, ये वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये सब ट्विस्टिंग आसन है। इनके भी मल्टीपल बेनिफिट्स इस तरह से हैं इनमें कि एक तो देखिए नेक इनकी जो ट्विस्ट हो रही है, नेक मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, इनका जो बैक मसल है वो ट्विस्ट हो रहा है, दोनों साइड भी करते हैं, रिलैक्स होता है इनका, और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो जितनी भी हमारी नसें हैं वो सब और अच्छे से बेटर फंक्शनिंग होता है इसका। ये सब हो गए ट्विस्टिंग आसन। और एक चेस्ट कैविटी भी इसमें एक्सपेंशन हो रहा है ट्विस्टिंग आसन में, ये भी प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर लंग टू एक्सपैंड। गोमुखासन,
दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। इसमें भी चेस्ट कैविटी हमारी एक्सपैंड होती है और एक पोस्चरल करेक्शन भी हो रहा है इसमें साथ साथ, और शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो रही है। एंड दिस इज ऑल्सो, इसमें भी सेम बेनिफिट है ऑलमोस्ट, पोस्चरल करेक्शन, चेस्ट एक्सपेंशन। और ये भुजंगासन, दिस इज अ बैक ट्विस्टिंग आसन। इसमें भी बैक मसल्स को फुल रिलैक्सेशन मिल रहा है, चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, और बहुत ही ब्रीदिंग इसमें इजी हो रही है क्योंकि इस लंग को हर तरह से स्पेस दिया जाता है इसको कई बार। और क्या होता है कि इससे और हमारी जितनी भी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सभी खुल जाते हैं, उसमें जो स्पेस होता है। एल्वेलाइज जो होते हैं कई सारे वर्किंग नहीं होते हैं, सब वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ये है ऊष्टासन, अर्थ चक्रासन। इसमें भी बैक बेंडिंग है and relaxing the back muscles, neck muscles, chest is expanded, providing space for the lung to expand. बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता दूं। और सरल मत्स्यासन, इसमें भी है एक बैक रिलैक्सेशन और चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई है। इसका एक और बेनिफिट है, इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होती है। और शवासन लास्ट में करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत हो तो बीच में भी कर सकते हैं। इससे फुल बॉडी रिलैक्सेशन होता है, सारे मस्कुलर रिलैक्सेशन होते हैं। Let us come to pranayam. Pranayam facilitates oxygenation of system and improves lung capacity. इनमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम ये इम्पॉर्टेंट है फॉर अस्थमा पेशेंट्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें जो स्लो एंड डीप ब्रीथ लेते हैं इससे लंग फुल्ली एक्सपैंड होता है, जिससे सारी जो ब्रोंक्यूल्स एल्वुलाइज जो भी होती हैं खुल जाती हैं एंड दे स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इससे एक तो सारी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है और दूसरा इससे एक कामिंग डाउन इफेक्ट होता है मेंटली। It removes anxiety and it boosts up our immunity also. And this is Surya Bhedan Pranayam. इसमें जो रेस्पिरेटरी जो बेनिफिट्स है उसके अलावा it produces heat inside body which destroys cough and vata. अस्थमा के लिए, जो अस्थमा और भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए ये प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल होता है, कफ दोष से मुक्ति दिलाता है। और लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन है कि जो हाइपरटेंसिव है इन्हें नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम, दिस इज अ रिलैक्सिंग प्राणायाम। It provides calmness, removes anxiety, tension. And one more, it removes negativity and boosts up our immunity. इसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं ये सब आसन और प्राणायाम पे, जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। योग थेरापी एंड अस्थमा, ये सब बहुत सारे जर्नल में जो पब्लिश हुए हैं ये सब है। तो मेनली एक कंक्लूजन में जो निकाला जाए, जो योग थेरापी करते हैं इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के वो बहुत कम हो जाते हैं, जो अस्थमैटिक अटैक्स कम आने लगती हैं और जो एक्यूट अटैक्स में भी कम जाते हैं। और जो लंग फंक्शन टेस्ट जो होता है, जो लंग फंक्शन होता है वो बहुत ही इम्प्रूव होता है और इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये इम्प्रूव कर जाती है। जब अटैक्स बार बार नहीं होते हैं, सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तो ये क्रॉनिक की तरफ नहीं जाते हैं। बहुत कम ही संभावना होती है कि क्रॉनिक की तरफ जाए। ये भी एक स्टडी है, क्लिनिकल स्टडी टू इवैल्यूएट द
effect of adjunct yogic intervention of pulmonary function in patients of bronchial asthma. एक स्टडी थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में बताऊंगी. Clinical study to evaluate the effect of yogic intervention on pulmonary function, inflammatory marker, and quality of life in patient of bronchial asthma. इस स्टडी में पेशेंट अस्थमा के लिए गए, उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया. एक ग्रुप को केवल फार्माकोथेरेपी दी गई और दूसरे ग्रुप को फार्माकोथेरेपी के अलावा योगिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी कराई गई. तो ये है प्रैक्टिसेस. योगिक सूक्ष्म व्यायाम, breathing exercises, सूक्ष्म व्यायाम for 10 minutes, breathing exercises for 5 minutes, yogasana for 15 minutes, pranayam for 15 minutes, and meditation for 5 minutes. इसमें ये सब नाम दिए गए हैं. तो जो इनके रिजल्ट में देखा गया कि इनकी जो लंग कैपेसिटी थी बहुत ही इम्प्रूव की है एज कंपेयर टू नॉट डूइंग दिस एक्सरसाइजेस. और इनके जो सिम्टम्स भी थे, अच्छा ये सब जो प्रैक्टिसेस जो कराई गई ये डेली 55 मिनट्स 5 to 6 days फॉर 3 months के लिए कराई गई सिर्फ. और इनके जो सिम्टम्स बहुत कम अपीयर में और इनके अटैक भी बहुत कम हुए, बहुत कम ही लोगों के हुए. और दूसरा लंग फंक्शन बता ही दिया, बहुत अच्छा हुआ. और यही क्वालिटी जो उनका जो नॉर्मल एक्टिविटीज थी एकदम नॉर्मल की तरह चलती रही. तो ये हमने देखा रिजल्ट में. योग निद्रा, जो योग निद्रा, it is a scientific method of relaxing physically, mentally and emotionally. It works at all these 3 levels. इससे सारे हमारे बॉडी के मसल्स, जो भी अंदर जो इमोशनल अपसेट्स जो होते हैं, एंजाइटी, टेंशन, सभी इससे रिलैक्स होने लगती हैं. और जो अस्थमेटिक पेशेंट्स में एक विशियस साइकिल बन जाती है. एंजाइटी हो गई, अस्थमेटिक अटैक हुआ, अटैक से बहुत सिम्टम हो रहा है, फिर उसको वापस फिर से एंजाइटी हो गई, फिर से अटैक हुआ. तो ये एक सर्कल सा बना चला जाता है, होता चला जाता है. ये ब्रेक होती है ये सब योग निद्रा से और मेडिटेशन से भी. लेट अस कम टू मेडिटेशन. Meditation is a very good practice. It controls mind, removes anger, anxiety, calms down mind, and it removes all negative energy from mind and body, and it produces a positive energy which has healing effect in whole body. And this increases immunity also. So these are important practices. और जितने भी हमारे जो योगी गण में है, महर्षि ऋषि मुनि, जिन्होंने इस योग को संभाल के रखा, हम तक पहुंचाया, और जितने भी गुरु हैं उन सभी को मैं नमन करती हूँ. To conclude, a holistic approach for the management of any disease benefits patient and improves quality of life. Thanks. Thank you. बहुत धन्यवाद नीलिमा बाबू आपको. थैंक यू सर. धन्यवाद से काम नहीं चलेगा. हृदय के गहराई से आपको शुभकामना कि जिस उद्देश्य से ये शाश्वत योग सभा की नींव डाली गई है जी. और जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया, आपको मैं जानता हूं कि आप एक गंभीर रमता योगी हैं. वो झलक मुझे मिल गया था क्लास में, और आपके साथ इतना दिन रहे हैं. और इस शाश्वत योग सभा का जो उद्देश्य यही था
कि योगी जो हैं, जो योग साधना कर रहे हैं अभी तक, तो क्या है कि एक योग को एज ए विज्ञान नहीं देख रहे हैं, कोई दर्शन देख रहे हैं, कोई साधना देख रहे हैं, कोई आसन प्राणायाम के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से अस्थमा पर जो आपने, दूसरी बात है कि जो सिर्फ योग के फील्ड के हैं उनको क्या होता है कि जो अस्थमा क्या है और सिम्टम शरीर के हर स्तर पर किन अंगों में उसका इन्फेक्शन होता है, क्या होते हैं, सारा जो एक साइंटिफिक इम्प्लीकेशन है, कहीं ना कहीं वो पूरा मिश रहता है। तो आपके प्रेजेंटेशन में योग के सारे पक्ष, चाहे आहार है, चाहे वो लाइफस्टाइल है, चाहे आसन प्राणायाम, योग निद्रा, मेडिटेशन, सारी चीजों को, और चाहे जो है क्लिंजिंग प्रोसेस है, तो आपने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और बहुत ही सधे भाषा में सहज रूप से जिस तरह से एक कनेक्टिविटी बनाया है, जिस तरह से रखा है, तो यह काबिल तारीफ है। तो आपको हृदय से शुभकामना। और हमें लग रहा है कि जिस उद्देश्य से ये शाश्वत योग सभा की स्थापना की गई है, जो मैंने स्वप्न देखा है, तो इस तरह से अगर प्रेजेंटेशन होगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये साकार होने में देर लगेगा। ये मैं मानता हूँ कि कुछ लोग इनके साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस और योग के जो आसन प्राणायाम जो पक्ष हैं उनको समझ रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। लेकिन समाज में या जो लोग नॉर्मली अभ्यास करा रहे हैं उनकी ये समझ नहीं है। तो मेरा ये है कि ये जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो समान लोग, चाहे कोई योग आचार्य हैं वो सिखा रहे हैं, या चूंकि अधिकांश लोग आजकल जो योग से जुड़ रहे हैं, तो कम से कम शारीरिक स्वास्थ्य रखने को ठीक रखने का एक बहुत ज्यादा झुकाव ये भी रहा है, वो ये कंसर्न रहा है, वो स्वस्थ होने के लिए योग करते हैं, स्वस्थ तन मन के लिए। तो आपने हर बातों को बहुत ही स्पष्ट और सार गर्भित ढंग से प्रस्तुत किया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब गीता मैडम का स्वागत है, क्योंकि गीता सहारे मैडम शायद जुड़ी हैं आप नहीं, क्योंकि आप इसकी स्थापना में एज ए नींव के रूप में, शक्ति के रूप में जगदम्बा की तरह खड़े रही हैं आप भी, तो आपका भी स्वागत। और आप सबके सहयोग से ये संभव हो पाया है। तो सबका नमस्कार और सबको प्रणाम, सबके प्रति आभार कि इसको आप लोग सफल बना रहे हैं। तो अगर गीता मैडम आपका कुछ कमेंट, फिर साथ में जो हमको अनम्यूट भी वो म्यूट कर देते हैं, वीडियो भी ऑफ कर देते हैं, इतनी दुश्मनी कैसी है भाई? अभी जस्ट 1 सेकंड में किया है। कौन है ये, जरा नाम बताओ मुझको। आपको होस्ट है, आपको होस्ट है ना। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा नीलिमा जी का। और ये जो हमारी जो ग्रुप बनाया है, ये शाश्वत नाम ही रखा है, तो ये हमेशा शाश्वत ही रहे। और आज के जो प्रेजेंटेशन थी नीलिमा की, बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि पूरी इंडिया में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पेशेंट अस्थमा के हैं और उनको कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती कि योग के माध्यम से हम कैसे अस्थमा को केयर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा, क्योंकि उनके घर में तो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। There are also some problems like if it is associated with hernia or hypertensive, they should not do. According to capacity, only one should do. Audio is not audible. Hello. हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोल सकते हैं। एक्चुअली जो कपाल भाती जिस क्लींजिंग दिस प्रोसेस इज वेरी पर्सन टू पर्सन। If one can do easily, should do, but hypertensive patient or heart patient should not do it, or hernia if something called hernia. Well, but okay, thank you so much. गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? मेरा क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग, अस्थमा के रिगार्डिंग। मैं योग टीचर भी हूँ
और मैं सारे प्राणायाम जानती हूँ और करती भी हूँ, लेकिन मुझे बहुत जल्दी कफ हो जाती है, जैसे कि पोल्यूशन से बहुत जल्दी मैं कवर करके रखती हूँ। अगर बाहर, जैसे बाहर हूँ रोड पर, तो मेरे चेहरे पर अभी कोरोना में मास्क हमने लगाया। मैं पहले से कुछ सालों से, अगर मैं गाड़ी में नहीं हूँ, जैसे ओपन में हूँ, अगर ओपन एयर में, तो मेरा मास्क होता है, हैंकी लगा होता है। लेकिन घर में जैसे हमें किचन में काम करना होता है, छौंक लगेगा, पराठा बनेगा, पूरी, और चिमनी भी चलाती हूँ। अगर किसी और जगह जाना पड़े, जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में भी हैं, अगर वहाँ चिमनी नहीं चल रही, किसी के घर में है, किटी में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो मुझे इतनी जल्दी डाइनिंग पे बैठे बैठे खांसी मतलब स्टार्ट हो जाएगी। वो मुझे गले में टेस्ट आ जाएगा, जैसे समझ लीजिए कि हरी मिर्च का तड़का लग रहा है, तो मुझे ऐसे लगेगा मैंने गले में उसको खा लिया है। तो ये क्या है, मतलब ये ऐसा है, कई लोगों को इस तरीके से एग्रेवेशन होता है। और जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स है, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, एंड कभी कभी ये आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि मुझे पॉलन से हो रहा है, डस्ट से हो रहा है, माइट से हो रहा है। और कई बार जब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं तो ये यू कैन नॉट आइडेंटिफाई क्या से हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि तड़का से हो रहा है, कंजेस्टेड ब्रेथ से हो रहा है, तो अवॉइड करना है। अगर किचन में तड़का नहीं लग रहा है तो कहीं कॉकरोच तो नहीं है, डस्ट है ना, ये सब चीज को देखें, आप ध्यान से देखें क्या से हो रहा है। लेकिन मल्टीपल अगर फैक्टर्स होंगे तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि these are my aggravating factors, I should avoid it. मेरे सारे ही फैक्टर हैं, जैसे कि अगर लेबर काम कर रही है साइड वाले घर में भी, और मैंने गेट खोला अपने घर का, और उनका गेट खुला है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, और मैंने कवर नहीं किया हुआ, तो मुझे उतनी देर में ही गले में, यस, घर में जैसे मैंने आटा छानना है तो मैं फेस कवर करके छानती हूँ। और डस्टिंग अगर घर में मेरे रूम में हो रही है तो या तो मैं कवर रखती हूँ या उस रूम से मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो ये चीज मैं 15 साल से योग कर रही हूँ, प्राणायाम भी रेगुलर हैं, तो ये कैपेसिटी क्या बढ़ नहीं सकती? मैं जल लेती नहीं कर पाती हूँ, मैं सिर्फ कुंजल कर पाती हूँ। मुझे उससे इचिंग नहीं, सूत्र नीति से पहले जल नीति ही की कोशिश की है मैंने, वो मुझे इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है नाक में। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से जल नीति, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ये जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है ना, इसको क्लीन करता है ये सूत्र नीति और जल नीति, ये अच्छी तरह क्लीन करता है। और अभी जैसे मैंने मेंशन किया था, ये जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी है, इससे भी रिड्यूस करता है अगर आप रेगुलर करें तो। ओके, तो क्या ये जल नीति हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, डेली, या गैप देना होता है? ऐसा है, ऑल्टरनेट डे करें, किस तरह का है, या वीक में एक दिन करें, कितनी प्रॉब्लम है, इससे होता है डिसाइड। और आप अच्छे से कर लेते हैं ना जल नीति? नहीं, मैं अभी तक, मैंने जब भी कोशिश की है मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने उसको कभी किया ही नहीं, फिर कोशिश ज्यादा की नहीं। तो एक बार कोशिश कीजिए, सीख लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि इचिंग का या तो फिर उस प्रॉपर जो पॉट होगा या तो उससे प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, क्योंकि जल से तो किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। तो या करेक्ट मेथड है कि नहीं है, ये एक बार आप देख लीजिए। ओके, इसका मतलब जो मेरा इशू है कि मुझे बहुत जल्दी कुछ भी ऐसे कैच होने से सबसे पहले लगती है, ये नहीं है कि उससे मेरी खांसी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो है अवॉइड कीजिए अगर आपको पता है, क्योंकि इसका क्योर नहीं है तो हम कंट्रोल करना है। एक तो अपने आप ओन हम लोग अपने सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि हमें क्या क्या चीज, और फिर जो प्रैक्टिसेस में सूत्र नीति, जल नीति, लेकिन हमेशा अच्छे से, हमेशा सीखकर ही करें, और कभी भी यूट्यूब वगैरह ये से देखकर ना करें, नहीं, सामने देखकर ही करें। वो तो हमारे टीचर्स हैं ना, मैं खुद योग टीचर हूँ, तो हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे सीख कर ही करूंगी जब भी स्टार्ट। लेकिन आपके अकॉर्डिंग इसका बेनिफिट रहेगा, जो मुझे इश्यू है उसमें बेनिफिट रहेगा मुझे, जो भी जमा हुआ है। और ओके, थैंक यू डॉक्टर नीलिमा। ओके 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 जी, थैंक यू।
रंजन जी, और कोई प्रश्न है? किन्हीं का प्रश्न है अगर तो अपना हैंड रेज कीजिए और वीडियो ऑन करके फिर पूछ लीजिए। अगर किन्हीं को कोई सवाल करना हो तो अपना हैंड रेज करें, अपना वीडियो ऑन करें और फिर पूछ लें। किन्हीं का कोई सवाल नहीं लग रहा है सर? तो पूरे टीम के तरफ से नीलिमा बाबू को एक बार और बधाई है, शुभकामना। बहुत ही ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन आपका रहा, और जिस वैज्ञानिक रूप से हम ढंग से रखना चाहते हैं योग को, उस पर आपने पूरा खरा रखा बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से और बहुत सधे हुए तरीके से आपने रखा। तो ये हमारे आगे के लिए एक ग्राउंड तैयार करेगा। तो पूरे टीम को बधाई, आप बधाई के पात्र हैं। और गीता मैडम को हृदय से बधाई, क्योंकि आप इसकी शुरुआत में आपकी पूरी शक्ति लगी हुई है, आपके पूरा प्रेरणा स्रोत रहे हैं।